सेकंड लॉ तक किया था, एंट्रोपी बता दिया था, डेल्टा जी। ओके, बुकलेट किया तुम लोगों ने, 50% डन, देयर आर फ्यू डाउट्स, गुड, विल क्लेरिफाई इट आज। थोड़ा सा क्वेश्चन आगे ले जाते हैं, थर्मो एक साथ करने के बाद सारे डाउट्स कर लेंगे, उसमें डाउट्स रहेंगे। इसके बाद था कि व्हाट इज डेल्टा जी, नॉन पीवी वर्क, नोट्स में लिखा हुआ है सब, और नॉन मैकेनिकल वर्क और यूजफुल वर्क। नॉन पीवी वर्क, नॉन मैकेनिकल वर्क और यूजफुल वर्क। du is equal to what? dq plus dw। तो du वर्क को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। dq एक वर्क जो एक्सपेंशन वर्क है, जो गैस एक्सपेंड कर रहा था, एनर्जी इधर उधर जा रही है, और एक नॉन एक्सपेंशन वर्क हो गया, वो वर्क कर रहा है जो बिना एक्सपेंशन के जा रहा है, जैसे किसी भी वर्क में आ रहा है, जैसे कुकिंग में जा रहा है, किसी भी हीट एनर्जी किसी को प्रोवाइड कर रहा है, मैकेनिकल वर्क कर रहा है, तो ये सब नॉन पीवी हो गया। नॉन पीवी ये इलेक्ट्रिकल वर्क, कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क कर गया हुआ है ना, तो इसको फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस हम लोग लिख सकते हैं du का वैल्यू, dq का वैल्यू tds लिख सकते हो, ds इक्वल टू dq बाई t, तो dq इक्वल टू tds आ जाएगा। dpv कितना था वर्क डन, माइनस pdv प्लस dw नॉन पीवी। अब du माइनस tds ये एक टर्म है, कौन सा है, h इक्वल टू प्लस यहाँ पे pdv, du प्लस pdv कौन सा टर्म है, लिखा ही नहीं था मैंने, ये हो गया dh माइनस tds। अब dh माइनस tds भी एक टर्म है, कौन सा है, दैट इज dg, g gives free energy, gives free energy at constant temperature and pressure, वो dw नॉन पीवी आया। dg सिस्टम कितना हो गया, at constant temperature and pressure is equal to dw नॉन पीवी। इसका मतलब जो वर्क डन जो नॉन पीवी वर्क है, वही तुम्हारा क्या है, फ्री एनर्जी चेंज ना। तो जितना एनर्जी फ्री एनर्जी में रिलीज हो गया, जो नॉन एक्सपेंशन वर्क में गया, वो सब को बोलेंगे हम लोग डीजी। नॉन एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंशन को तो रोक ही नहीं सकते, तो वही मैक्सिमम वर्क है जो हम लोग को मिलेगा, उससे इलेक्ट्रिकल वर्क करो, मैकेनिकल वर्क करो, जो भी करो। इसका मतलब डेल्टा जी इज सिंपली मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क। तो ये पूछता है कि व्हाट इज डिफाइंड एज डेल्टा जी। डेल्टा जी सिस्टम जो हो गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे W नॉन पीवी। माइनस डेल्टा जी सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल टू माइनस W नॉन पीवी माइनस डेल्टा जी सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, माइनस माइनस किया हम लोगों ने, तो ये वर्क डन बाई द, ये कर सकते हैं ना, W बाई नॉन पीवी, मतलब वर्क डन बाई द गैस, नॉन एक्सपेंशन वर्क, हाँ, और दैट इज इक्वल टू डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तब हो गया W नॉन पीवी मतलब क्या हो गया,
बाई मतलब कर रहे हैं हम लोग, W बाई नॉन पीवी है ना, वर्क डन बाई नॉन पीवी, मतलब जो गैस नॉन एक्सपेंशन वर्क कर रहा है, दैट इज यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। वो किसके बराबर है, माइनस डेल्टा जी। माइनस डेल्टा एच मतलब एनर्जी रिलीज, तो यहाँ भी क्या हो गया, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, जितना उसका गिब्स एनर्जी डिक्रीज हुआ उतना वर्क किया। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, if delta G system at constant temperature and pressure is equal to 0, अब एनर्जी मिल ही नहीं रहा तो वर्क क्या होगा, देन सिस्टम इज अनेबल टू डू व्हाट, यूजफुल वर्क। जैसे कोल को बर्न करो, मान लो 393.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज किया, बट उतना एनर्जी में से 50 किलो जूल तो गैस एक्सपैंड कर जाएगा, CO2 जब बर्न हुआ तो CO2 बाहर भी तो जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ग्रुप में, उसको नहीं रोक सकते, वो अपना 3/2 KT एनर्जी लेके निकल गया। रेस्ट तुम कुकिंग में यूज कर लो, उससे कुछ भी मेल्टिंग कर लो, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लो, तो आउट ऑफ 393 किलो कैलोरी तुम्हें 350 कैलोरी मिला, गिव्स फ्री एनर्जी इज 350 किलो कैलोरी। हाँ, तो डेल्टा जी हम लोग का किसका मेजरमेंट हो गया, लिखा हुआ रिटर्न कि डेल्टा जी इज अ मेजर ऑफ यूजफुल वर्क एट कांस्टेंट टेम्परेचर and pressure. Delta G is a measure of useful work at constant temperature and pressure. और डेल्टा जी इज अ मेजर ऑफ, किस चीज का मेजर है, ऑफ यूजफुल वर्क that can be obtained by a process at constant temperature and pressure। अब ये क्या हो गया, यही यूजफुल वर्क है ना जो हम लोग को मिल सकता है किसी भी प्रोसेस से। नॉन एक्सपेंशन एक्सपेंशन जो गया हो गया, उसको छोड़ दो, बाकी जो तुम्हें मिल रहा है उसको गिब्स फ्री एनर्जी बोलना है। अब इसका एक और डेरिवेशन डेल्टा जी का जो बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, मतलब लेस इंपॉर्टेंट, ग्रे एरिया में थोड़ा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार क्या आ गया हम लोग का, du इक्वल टू dq प्लस dw pv for reversible process, for reversible process। ds का वैल्यू क्या था, dq बाई टी ना, यहाँ से tds लिख सकते हो, dq इक्वल टू tds माइनस pdv।
एच का वैल्यू होता है यू प्लस पीवी। तो डीएच का जब तुम वैल्यू लिखोगे तो होगा डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। तो डी यू प्लस पी डी एफ पी डी वी यहाँ से टी डी एस लिख सकते हो। तो जो डी एच का वैल्यू हो गया, ये वैल्यू डी यू प्लस पी डी वी, यहाँ से लिखो डी यू प्लस पी डी वी कितना है, टी डी एस ना, ये हो गया टी डी एस प्लस वी डी पी। ये एक इक्वेशन हो गया डी एच का, इसके टर्म में टी डी एस प्लस वी डी पी। एक और इक्वेशन लिख सकते हैं, वो क्या है, जी इक्वल टू एच माइनस टी एस। तो डी जी इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस टी टी। So dg will be tds plus vdp minus tds minus sdt। ये निकाला था अभी dh का वैल्यू tds plus vdp। हाँ, तो यहाँ से tds तो कैंसिल हो गया, तो dg का वैल्यू आ गया vdp माइनस sdt। ये भी एक इक्वेशन आएगा, है ना। अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ गया, फॉर्मूला तो आ गया आगे। अब टेम्परेचर कांस्टेंट कर दोगे तो डीजीपी कितना बच जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डीजी की पी का वैल्यू बीडीपी आ गया। मतलब डीजी बाई डीपी क्या होगा, ऑफ कोर्स टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ, इक्वल टू वी। ओके, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड क्या आता है, डीजी का इंटीग्रेशन कर दें, यहाँ वीडीपी का इंटीग्रेशन आ गया, डेल्टा जी का वैल्यू जो होगा वी पी टू माइनस पी वन ऐसा। सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या हो गया तुम्हारा, वॉल्यूम ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। गैस का तो वॉल्यूम चेंज हो जाता है, तो वी बाहर कर दो, पी टू माइनस पी वन कर दोगे। हाँ, बट गैस में क्या होगा, वी चेंज होगा, वॉल्यूम बहुत चेंज होते जाता। फॉर एन आइडियल गैस डीजी का इंटीग्रेशन जो होगा, वी को एन आर टी बाई टी रख दें और ये डीपी है, इसको इंटीग्रेट कर दो। तो डेल्टा जी का जो वैल्यू हो गया वो हो गया एन आर टी एल एन पी टू बाई, बस यही बचेगा। ऐसा क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इफ गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम P1 से मतलब 1 atm टू 5 atm। तो डेल्टा ये सिंपली कितना हो गया, एन आर टी एल एन पी टू बाई पी वन, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। इस प्रोसेस में डेल्टा जी निकालो, सॉलिड को हिट किया गया तो वो कम आता है, तो वी पी टू माइनस पी वन। बट रेस्ट ऑल के लिए वी डी पी याद रखना, डेल्टा जी कैसे आ रहा है, वी डी पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, नहीं तो फिर तो वो भी लेना पड़ेगा वी डी पी माइनस एस टी टी, उसका यूज नहीं आएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। मतलब सब फॉर्मूला है, तुम्हें फॉर्मूला सब सही से याद है तो हो जाएगा। तो डेल्टा जी को तुमने लिखा एन आर टी एल एन पी टू बाई पी वन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या हो जाता है, पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू। डेल्टा जी जो होगा एन आर टी एल एन वी वन बाई वी टू। तो जी का हम लोग बात करें तो सॉलिड का यहाँ पे है, लिक्विड की एनर्जी और ज्यादा, गैस की और ज्यादा, बट इंक्रीज कर रहा है एक्सपोनेंशियल विद द प्रेशर। इसकी बात करें क्योंकि तो वॉल्यूम से मतलब है ना, चेंज इन वॉल्यूम क्या आ गया, वी डी पी
है तो वॉल्यूम इंटू P2 माइनस P1 ऐसे था ना। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या आया है, dg के वैल्यू VdP आया था, और इन जनरल ये कैसे लिख दिया हम लोगों ने ऐसे, Vm ऑफ गैस इज ग्रेटर देन Vm ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन Vm ऑफ सॉलिड। ये तो V पे डिपेंडेंट है ना, V ग्रेटर होगा तो G ग्रेटर होगा, तो गैस का Vj ग्रेटर होता है, तो फ्री एनर्जी किस में ज्यादा होगी, गैस में ऑफकोर्स ज्यादा एनर्जी है देन लिक्विड देन सॉलिड। क्लियर। ओके अब देखो, फॉर केमिकल रिएक्शंस और फेज ट्रांसफॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शन और फेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं ना, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, dg इक्वल टू VdP ऐसे ना, d डेल्टा Rg किसी रिएक्शन का या डेल्टा Rv ऑफ एनी रिएक्शन इनटू dP। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा वैसे ही डेल्टा V इंटू P2 माइनस P1। क्यों, वो तो हम लोग अभी इक्वेशन देख रहे हैं तो दोनों का देखना पड़ेगा ना, जैसे H2O सॉलिड से H2O लिक्विड लिया गया, तो डेल्टा V एक्चुअली कितना होगा, Vm H2O लिक्विड मतलब प्रोडक्ट माइनस गैसियस का 1 मोल प्रोडक्ट का वॉल्यूम माइनस 1 मोल रिएक्टेंट का वॉल्यूम, ये दोनों माइनस किया, Vm H2O सॉलिड ऐसे होगा ना, डेल्टा V लिक्विड माइनस सॉलिड। उसी तरह से H2O लिक्विड और H2O गैस रहे तो डेल्टा V मतलब VH2O गैस यही होगा ना, V मोलर रेशो जैसे लिख रहे थे, V मोलर H2O गैस माइनस V मोलर H2O लिक्विड ऐसा। हाँ तो डेल्टा, अब इक्वेशन कितना हो गया, डेल्टा Rg एट P2 माइनस डेल्टा Rg एट P1 इक्वल टू डेल्टा Rv P2 माइनस P1, वही VdP, डेल्टा G इक्वल टू VdP। और डेल्टा G अब क्या हो गया, डेल्टा G अब इक्वेशन है ना, P2 माइनस P1 का ऐसे इंटीग्रेट किया। हाँ तो दो डिफरेंट पे, जैसे P1 पे वो वैल्यू मालूम है डेल्टा Rg1 P2 है, P2 पे ये डेल्टा Rg2 है, तो क्या डिफरेंस आएगा, डेल्टा G प्रेशर वाइज अलग अलग होगा, 5 ATM पे डेल्टा G इतना है तो 10 ATM पे क्या होगा, तो P1 P2 5 और 10 मालूम है, तो दोनों के मालूम रहेगा, डेल्टा भी कैलकुलेट कर लोगे, तो ये 5 में से कोई एक अननोन करके पूछा जा सकता है, बट पूछता कहीं पे नहीं, ये सब ग्रे एरिया में, तो एक भी क्वेश्चन मिलेंगे नहीं जल्दी, बट आईआईटी में सिलेबस में तो है ना। नाउ एट कांस्टेंट प्रेशर क्या लिख सकते हैं हम, dg इक्वल टू माइनस एस डी टी, dg बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस एस। dg का इंटीग्रेशन जो होगा माइनस एस डी टी ऐसे कर सकते हैं, डेल्टा जी कितना आ जाएगा, माइनस एस डेल्टा टी। डेल्टा जी का वैल्यू कितना हो गया, माइनस एस डेल्टा टी।
तो अब क्या करोगे इसका वैल्यू, जी विद द टी की बात करें हम लोग, गैस का ऐसे जाएगा और लिक्विड भी इस तरह से, सॉलिड ऑलमोस्ट ऐसे कांस्टेंट जा रहा है। इसमें क्या होता है, अब तो एस पे डिपेंडेंट है, तो एस एम ऑफ गैस इज ग्रेटर देन एस एम ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन एस एम ऑफ सॉलिड। इंट्रोपी गैस की ज्यादा होती है देन लिक्विड देन सॉलिड, बट ये निगेटिव है ना यहाँ पे, तो जिसका ज्यादा वैल्यू होगा डेल्टा जी उतना कम होगा, तो ग्राफ क्या होगा, नीचे की ओर चलते गए। फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिख सकते हैं, डी डेल्टा आर जी इक्वल टू माइनस डेल्टा आर एस डी टी। इसको if delta RS is temperature independent from T1 to T2। अब डेल्टा आर एस टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, तो फिर उसको बाहर कर दो और इंटीग्रेट कर दो, तो डेल्टा आर एस बाहर आ गया, डी टी का इंटीग्रेशन T2 माइनस T1। अब तुम्हारा जो वैल्यू आ गया, डेल्टा आर जी एट टेम्परेचर T2 माइनस डेल्टा आर जी टेम्परेचर T1 इक्वल टू माइनस डेल्टा आर एस T2 माइनस T1 ऐसे। तो ये ग्रे एरिया वाला है, ये पार्ट ओवर होता है, थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट ओवर हो गया। अब हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री पे जा सकते हैं। ओके, इतना थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करें। ओके, एस आई, ठीक है। तो थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, ये इसका इजी पार्ट है। थर्मोडायनेमिक्स इज वेरी टफ, थर्मोकेमिस्ट्री इज वेरी इजी। तो थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस सब हो जाते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स में नोट्स बार बार पढ़ना होगा। ये क्या है, द स्टडी ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड और required in a chemical reaction। हीट क्या है, Q। एक दिया हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, ये बिगनर्स बॉक्स पूरा हो चुका है क्या? बिगनर्स बॉक्स कितना हुआ है तुम लोग का? बिगनर्स बॉक्स 3 तक हो गया है, बिगनर्स बॉक्स 5 भी कर लिया। ओके, तो बिगनर्स बॉक्स वाले डाउट कर लेते हैं ताकि वो तुम्हें एक्सरसाइज में ना फंसे। थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले बिगनर्स बॉक्स वाले डाउट पूछ लो मुझसे। कौन कौन से डाउट है देखो, एवरीवन, BB1 BB2 BB3। क्वेश्चन नंबर 1 का बिगनर्स बॉक्स 1 का 6। ओके, और किसका डाउट है? स्ट्रेट का है 1 का 6, और बिगनर्स बॉक्स 1 इसी तरह लिखो, 1 का 6, 2 का ये।
अच्छा, बिगनर्स बॉक्स 1 2 3 कर चुके हैं ऑलरेडी। तब कौन सा बच गया? बिगनर्स बॉक्स 4 5। ओके, हाँ तो 4 5 में बता, बिगनर्स बॉक्स 4 और 5 में क्या है? लिखो कौन कौन से डाउट है। 2 मिनट में आ रहा हूँ, सब डाउट लिख दो क्या क्या। बैक
Vignesworks 4, 1 to 3 is done before test. Vignesworks 4, question number 2. Vignesworks 4, all 6 are done. Sahil, but I उसको doubt है. Vignesworks 4, question number 2. Vignesworks 4, question number 4. BB4 में question number 2 and 4 देखो. Vignesworks 4. ओके, इसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशन भी हो, जरूरत कर लेना. इलस्ट्रेशन अच्छे होते हैं. हाँ, Vignesworks 4. Question number 2 and 4. ये तो Vignesworks 2 है. जो मैंने पीडीएफ भेजा मैं उसी पे देख रहा हूँ. Vignesworks 6 आ गया, 5 है ये, तो 4 जस्ट वर्किंग आएगा. हाँ, आ गया. ठीक है. इसमें क्वेश्चन नंबर 2 and 4. 2 में देखो, पिछले बार एक फॉर्मूला डिराइव किया था डेल्टा एस का, NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1. बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे करेंगे. किसी भी प्रोसेस के लिए वैलिड होगा. ये कौन सा प्रोसेस है? एक जनरल प्रोसेस है, ना आइसोबारिक ना आइसोकोरिक, कुछ भी है. इन जनरल NCV ln T2 by T1. N का वैल्यू 1, CV का वैल्यू 5, तो 1 into 5 ln T2 by T1. टेम्परेचर देखो तो 298 से 373, 373 by 298, तो 5 ln 373 by 298, बी और डी में से कोई होगा, प्लस NR ln V2 by V1. N का वैल्यू 1, R का वैल्यू 2 कैलोरी, V2 by V1 कितना हो गया? 10 लीटर बाई 1 लीटर. तो आंसर बी आएगा ना. नो डाउट ऑन BB5 टू सर डेल्टा इज फॉर्मूला हो. ऑल सब फॉर्मूला है ना. ऑल 6 आर डन. साइड ठीक है. आयुष का डाउट था. आयुष क्लियर हो गया अभी. क्वेश्चन नंबर 2. शुभम क्वेश्चन नंबर 4. Vignesworks 4 में क्वेश्चन नंबर 4. हाँ, पर क्लियर हुआ ना आयुष? यस बोल दो और नो. यस, ओके. शुभम का डाउट है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 देखो. द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ गिवन रिएक्शन इज x जूल पर मोल. मतलब जो रिएक्शन होता है x जूल बाहर आएगा.
if the reaction occurs spontaneously at 298 Kelvin. So the entropy change at this temperature exothermic process है. इस प्रोसेस पे जाकर स्पॉन्टेनियस हो गया, मतलब डेल्टा जी का वैल्यू जस्ट 0 हो गया. डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है ना. डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, तो डेल्टा एस कितना आ जाता? जस्ट 0 हो गया डेल्टा जी उस समय. हाँ 298 केल्विन पे. बट ये नहीं कि जस्ट स्टार्ट एट 298 केल्विन, हो सकता है उससे ज्यादा टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस और 225 पे ही स्पॉन्टेनियस हो गया, तो 298 पे ही होगा. तो एंट्रोपी चेंज के बारे में क्या बोल सकते हैं? हाँ साहिल, कैसे सोचा? एक्सप्लेन करो. साहिल, यस, अनम्यूट, बताओ. So as we know that delta G is equal to delta H minus delta T delta S. ओके. So delta G will be less than 0 and Hmm. delta H minus T delta S is equal to 0. It's less than 0. ओके. So the temperature is 298 Kelvin. ओके. So hence we can say that delta G will be less than 0 and delta S can be negative. If delta G is negative at 298 Kelvin, delta G is certainly negative. We are sure, Yes, but it sir. may be 0 also, right? Yes, sir. So how can you predict about the delta S? The delta S is negative or positive? What should be the value of delta S? So delta S value will be negative in numericals. No, it cannot be. You cannot say it definitely, because delta H is the supporting factor, na? It is negative. So delta S may be positive or may be negative, na? Okay, sir. Then also it is feasible that delta G is negative. So All even right, sir. delta S is positive, it is supporting that delta G negative hoga at all temperatures, not only at 298 Kelvin. At all the temperature, delta G will be negative, right? If delta S is positive, but if delta S is negative, तो ये disfavoring factor था, यही है ना? Minus Yes, T sir. delta S will become positive, so it will be favored at lower temperature. Okay, sir. तो इसके बारे में बोल सकते हो, तब क्या आंसर होगा, सोचो. Always spontaneous, but if delta S is negative, right? So spontaneous at lower temperature, na? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Last class we discussed about this. Right. तो लोअर टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस होता है, तो डेल्टा एस में भी नेगेटिव में भी पॉजिटिव, तो ये तो हो गया. तो सपोज मान लो इट इज नेगेटिव, तो 298 का कोई मतलब ही नहीं है. ऑलवेज मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस है. बट डेल्टा जे सपोज नेगेटिव है और 298 पे स्पॉन्टेनियस हो रहा है, तो स्पॉन्टेनियस एट लोअर टेम्परेचर, राइट? Okay, sir. तो माइट बी कि 300 केल्विन पे भी वो स्पॉन्टेनियस हो, तो उसके नीचे भी स्पॉन्टेनियस ही होगा ना. Yes, sir. सपोज वो 400 केल्विन पे स्पॉन्टेनियस हो गया, तो उसके नीचे सारे टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो गया. Yes, sir. तब इससे डेल्टा एस के बारे में क्या बोल सकते हो? अब देख लो ऑप्शन. कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, तो कैन नॉट सी और डी तो नहीं होगा. तो ए और बी में से कोई होगा. कैन बी नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव. हाँ, तो जब वो नेगेटिव हो सकता है, राइट, बट न्यूमेरिकली कितना होगा?
greater than x by 298 is smaller than 2x by 298. How to comment on this? Sir, it will be less than 298. उससे कम होगा भाई. तभी डेल्टा एच नेगेटिव बचेगा, है ना. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हम लोग का क्या होना चाहिए? डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस. ऐसा होना चाहिए ना ये, Yes, sir. तब नेगेटिव आएगा. हाँ, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? स्मॉलर, मतलब वो डेल्टा जब स्मॉलर होगा 298 से, तभी ये वैल्यू छोटा बनेगा ना. टेम्परेचर 298 है और डेल्टा एच बाई 298 से छोटा हो गया तो ओवरऑल छोटा आएगा, तब निगेटिव आएगा. Okay, sir. तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था, है ना. तब स्पॉन्टेनियस ये, बट उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? डेल्टा एच बाई 298 से कम होना चाहिए. ओके. हाँ, डाउट किसका था? मैं आपको समझा रहा हूँ. डाउट किसका था? हाँ, शुभम का डाउट था. हाँ शुभम, क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा डाउट था, क्लियर है ना? So, can you make myself? हाँ राइट. हाँ, और किसका कौन सा डाउट है बोलो. आगे बिजनेस बॉक्स में किसी का कुछ है? ओके, और कोई डाउट नहीं है? बिजनेस बॉक्स 5 वगैरह, 5 और 6 जो भी है, ठीक है. तो कंटिन्यू करते हैं ना. नोट्स देखो, नोट्स जो मैंने भेजा है. थर्मोकेमिस्ट्री का बताया हुआ कि क्यू क्या हो सकता है, क्यूपी और क्यूबी. ओके, तो देखो क्यूपी और क्यूबी, ये सब बस नोट्स देख जाओ, इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाले. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहला क्या दिया हुआ है? एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा? हीट रिलीज. ये सब नोट्स में है ना? हाँ, लिखा हुआ है. हीट रिलीज, जैसे ए गैस गिव्स आउट बी प्लस सी गैस, तो डेल्टा एच वहां निगेटिव लिख दो, मतलब एनर्जी रिलीज होगी. बट डेल्टा आर एच लिख रहे हो, आर लिख दिया, मतलब हम लिख रहे हैं पर मोल, तो हो गया सपोज -x किलो जूल पर मोल. ए गिव्स आउट बी प्लस सी, तो ये ओल्ड कंसेप्ट है, ये लिख देता हूँ, पता नहीं तुम लोग कंफ्यूजन है. एक्सोथर्मिक कैसे बताते हैं? ओल्ड कंसेप्ट से तुम बताओगे, ए गैस गिव्स आउट बी गैस प्लस सी गैस. Okay. If we talk about the exothermic reaction, इसको कैसे लिखते हैं? वो है A गैस gives out B गैस प्लस C गैस. तो इसको तुम लिखोगे, मान लो एनर्जी रिलीज हुआ था डेल्टा एच नेगेटिव, कहीं भी डेल्टा आर एच जैसे कंबसन फॉर्मेशन या इस तरह से लिखेंगे आर करके, आर फॉर रिएक्शन, तो वो पर मोल की बात कर रहे हैं हम लोग, एक्स किलो जूल पर मोल. तो डेल्टा एच एक्चुअली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है,
जितना मोल होगा उतना एनर्जी रिलीज होगा, बट डेल्टा आर एच पर मोल की बात हो रहा है। जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, डेल्टा कंबशन की बात करें, आर के जगह कंबशन लिखा रहेगा, तो 1 मोल को कंबशन करेंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, इसकी बात करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या हो गया, हीट रिलीज्ड, तो डेल्टा एस नेगेटिव है, तो डेल्टा आर एच कितना हो गया, -x किलो जूल पर मोल। अब ओल्ड नोटेशन में कैसे लिखते हो तुम, ए गैस गिव्स आउट बी गैस प्लस सी गैस, ये ध्यान देना, दो ओल्ड नोटेशन दे देंगे, यहाँ लिख देते हैं +x किलो जूल, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि वो बी गैस सी गैस दिया प्लस इतनी एनर्जी रिलीज किया, ऐसे। न्यू में कैसे लिखते हो, ऐसे -x करके, तो यहाँ पे +x देता है ना, तो कभी बाद में देखना कंफ्यूजन होगा तुम्हारे, ये एक्सो है कि एंडो है, बट ये तो तुम फॉलो करते आए हो, ये ओल्ड यूपेक कन्वेंशन है। अब क्या हो गया कि इक्वेशन में प्लस माइनस नहीं लिखेंगे हम लोग इक्वेशन से बाहर डेल्टा एच करके करेंगे, तो ये न्यू यूपेक कन्वेंशन है। ओके, अब जैसे कि सी सॉलिड प्लस O2 गैस बर्न कर दो, तो बर्न करने से एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज हुई तो पहले लिखते होगे +393 किलो कैलोरी, और जब डेल्टा एच लिखेंगे -393 किलो कैलोरी, इसको -x लिख दो, -x किलो जूल, इतना एनर्जी रिलीज हुआ। तो एंथैल्पी की बात करें हम लोग, तो हीट कंटेंट किसका ज्यादा था, C+O2 में ज्यादा एनर्जी थी, CO2 की एनर्जी कम होगी क्योंकि एनर्जी तो बाहर गई ना, तो C सॉलिड प्लस O2 उसकी एंथैल्पी ज्यादा थी, अब CO2 बना तो उसकी एंथैल्पी कम हो गई, इतना एनर्जी रिलीज हो गया, यही डेल्टा एच है ना, नेगेटिव हो गया। तो किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी डिक्रीज होता है, तभी डेल्टा एच नेगेटिव लिखते हैं हम लोग। एंथैल्पी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी U + PV, तो जब एक्सोथर्मिक हो गया, एनर्जी रिलीज हो गई, मतलब एंथैल्पी कम हो गया। ओके, नाउ इफ यू गो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, ए गैस प्लस बी गैस, सपोज इट गिव्स आउट सी गैस प्लस डी गैस। नाउ डेल्टा आर एच इज इक्वल टू रिटर्न टू बी वाई किलो जूल पर मोल, ऐसे है ना। तो एंडो है तो नाउ ये प्लस आएगा, जबकि ओल्ड कन्वेंशन क्या था, ए गैस प्लस बी गैस प्लस x किलो जूल, इसी में हम लोग एनर्जी वाला टर्म डाल देते थे, अब नहीं डालेंगे ऐसे, राइट। एनर्जी वाले टर्म को अलग करेंगे हम लोग, और उसको प्लस माइनस करके लिखेंगे, प्लस मतलब एंडोथर्मिक और माइनस मतलब एक्सोथर्मिक। ओके, नाउ if we talk about the enthalpy of reaction, so lecture
ओके, तो एंथैल्पी आज के दिन में थाने सेंटर पे ही रहता हूँ, तो कोई भी आता है इंटरटेन करता हूँ, बात करना पड़ता है। तो तुम लोग को भी कभी मन हो थाने सेंटर आ सकते हो, सैटरडे को रहता हूँ 12 to 8 में मैं। बच्चे आते हैं, मिलके जाते हैं। एनीथिंग, कम से कम मिलोगे, बात करोगे, कुछ तो मालूम चलता क्या है। जैसे SRG बैच के आ जाए तो वल्लभ, प्रणय, सोहम, टीचर इंटरेक्ट करते थे, पर चेंज हो जाता और क्या। हाँ, कभी भी आ सकते हो, आके सैटरडे को मिलके जा सकते हो सब, टीचर्स रहते ही है सब, और टीचर से भी टाइम ले सकते हो जब जिस दिन रहते हैं। घर से बाहर थोड़ा निकलोगे, सेंटर आओगे, कैसा है वो देखोगे, सामने इंटरेक्शन थोड़ा अच्छा लगता है फिर, और क्या। ज्यादा ओपन होते हो, टीचर से आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं सब। इंटरेक्शन बहुत बड़ी चीज होती है IT प्रिपरेशन, और जितने IITs में जाते हैं वो इंटरेक्टिव होते हैं। थोड़ा बहुत हाय हेलो करके ही, बात करके, कुछ भी करके जाता हूँ, कुछ ना कुछ बोलते जरूर रहते हैं। जाते समय भी मिल के चले जाते हैं, ऐसे अक्सर मिलते रहते हैं ताकि हेजिटेशन ना रह जाए कुछ भी पूछने बात करने में। Heat evolved or absorbed at constant pressure during a complete course of reaction, यही है ना। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब क्या हो गया, कितना हीट इवॉल्व और एब्सॉर्ब हो गया। कोर्स ऑफ रिएक्शन है ना। फैक्टर्स कौन कौन सा अफेक्ट करेगा, पहले फिजिकल स्टेट ऑफ reactants and products. Physical state of reactants and product क्या है, जैसे C solid plus O2 gas gives out CO2 gas है। इसका डेल्टा H1 ले लो। अब C गैस प्लस O2 गैस लोगे, देखो स्टेट चेंज किया, सॉलिड की जगह गैस बना दिया, तो क्या अभी भी उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी कि ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो रिएक्टेंट जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा, जैसे एक्सप्लोसिव, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वो। जैसे ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का कर्व, ये हो गया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कैसे होता है, पहले रिएक्टेंट होता है, ये हो गया रिएक्टेंट, और ये ऐसे जाके फिर इधर जाता है, तो ये बैरियर हो गया जिसको क्रॉस करना है। तो इतना हम लोग को रिएक्टेंट को एक्टिवेट कर दोगे तो वो बैरियर क्रॉस कर जाएगा। जैसे कि एक्सप्लोसिव ले लो, तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, अब जब प्रोडक्ट बन गया तो स्टेबल हो गया। रिएक्टेंट की एनर्जी 20 जूल है तो प्रोडक्ट की एनर्जी 10 जूल है, 10 जूल रिलीज करेगा वो। बट क्या वो अपने आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है क्या, नहीं, एक्सप्लोसिव को भी तुम्हें इग्नाइट करना पड़ता है, थोड़ी एनर्जी देनी पड़ती है। तो जो तुम एनर्जी दे रहे हो दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, उसको इतना एनर्जी बढ़ा दो, एनर्जी तुमने दी या इग्नाइट किया, उसके बाद वो जो जब करेगा तो इतनी एनर्जी देगा फिर यहाँ से। ओवरऑल एनर्जी रिलीज कितना हो गया, हाँ, तो ये एनर्जी रिलीज डेल्टा एच हो गया। ये एक्सोथर्मिक होगा तो ऐसे होगा सर। एक्सोथर्मिक का समझ में आया ना, रिएक्टेंट ऊपर, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। और एंडोथर्मिक रहता तो रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा प्रोडक्ट की एनर्जी, हाँ, ये प्रोडक्ट ऊपर रहता ना, रिएक्टेंट नीचे रहता है, तो इतनी एनर्जी तुम्हें देना पड़ेगा, डेल्टा एच के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी ना।
क्लियर है? एंडोथर्मिक मतलब हीट देके बनाओगे, किसी भी चीज को हीट देके बना रहे हो तो प्रोडक्ट की एनर्जी जब तक हीट करोगे तब तक हुआ, तो रिएक्टेंट से ज्यादा प्रोडक्ट की एनर्जी है, और किसी में एनर्जी रिलीज हो गई तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। अब हम लोग देखें किस केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अब ये रिएक्टेंट हो गया, तो ये डेल्टा एच हो गया। रिएक्टेंट जितना अनस्टेबल होगा उसका लेवल उतना हाई जाएगा। अनस्टेबल ऊपर की ओर मैं लिख रहा हूं, तो उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा ना वो, है ना? डेल्टा एच इज inversely related to stability of reactant। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिएक्टेंट जितना स्टेबल होगा उतना कम एनर्जी रिलीज करेगा। सोचो, रिएक्टेंट स्टेबल हो गया तो क्यों रिएक्ट करेगा वो, इधर स्टेबल हुआ तो एनर्जी और कम हो गई। ये एनर्जी है, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोल सकते हो। मतलब रिएक्टेंट, इधर प्रोडक्ट, इधर ट्रांजिशन स्टेट जो ट्रांजिट में है अभी, या तो रिएक्शन या तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बीच में ट्रांजिशन स्टेट है जिससे ट्रांजिट हो रहा है। तो सोचो कि तुमने रिएक्टेंट स्टेबल हो गया तो एनर्जी कम रिलीज करेगा ना, इतना ही करेगा ना, या डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट लिखते हैं हम लोग। जितना प्रोडक्ट स्टेबल होगा नीचे आएगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा ना वो। एक्सोथर्मिक में इस तरह से हो रहा है। अब बताओ, तुमने सॉलिड, लिक्विड और गैस लिया था, मैक्सिमम सॉलिड की एनर्जी रिएक्टेंट के यहाँ पे, लिक्विड की एनर्जी और हाई, गैस की एनर्जी और हाई। अब सॉलिड से तुम यहाँ बनाओगे तो गैस इधर, लिक्विड इधर, सॉलिड इधर, सबसे ज्यादा एनर्जी कब रिलीज होगी, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसको किस स्टेट में लोगे तो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी। सॉलिड टू सॉलिड, आनंदी ने बोला सॉलिड टू सॉलिड, आयुष गैस टू सॉलिड। ओके, और लोग का आंसर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, तो उसके लिए रिएक्टेंट को क्या लोगे, प्रोडक्ट को क्या लोगे। गैस टू सॉलिड, राइट? शुभम गैस टू सॉलिड, आयुष गैस टू सॉलिड। गैस टू सॉलिड, गैस टू सॉलिड, गैस टू सॉलिड। अब क्लियर आंसर सब क्या है, गैस टू सॉलिड।
Yes, it will be gas to solid. गैस यहाँ पर है और सॉलिड नीचे है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसी पे आएगी ना, यहाँ गैस रहेगा, ये सॉलिड नीचे गया, तो मैक्सिमम एनर्जी when reactant is gas and product is solid. ओके, तो अब इससे पिछले वाले क्वेश्चन पे देखो, एक बार सी सॉलिड, अब डायरेक्ट बता सकते हो, सी सॉलिड को बर्न किया गया, CO2 गैस बना, और एक सी गैस को बर्न करोगे, CO2 गैस बना, किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी? Which one is greater, Y or X? Y, okay. Two of you. Our barrier remains same, that is activation energy. Y में ज्यादा होगा क्योंकि गैसियस है ना, तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, जितना तुम अनस्टेबल लोगे वो उतना ज्यादा उसमें एनर्जी है, जब वो स्टेबल होगा ना तो उतनी एनर्जी रिलीज करेगा वो। क्लियर हो गया पहला वाला जो बताया? दूसरा, इफ एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म, डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म, तो दोनों को बंद कर दो, एक बार ग्रेफाइट को एक बार डायमंड को, किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी? 12 ग्राम मतलब 1 मोल कार्बन ग्रेफाइट को बंद किया, 1 मोल डायमंड को बंद किया, किसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई? ग्रेफाइट, विच वन इज मोर स्टेबल? तो लग रहा है डायमंड इज मोर स्टेबल, इसलिए आईटी का ये हॉट क्वेश्चन है, कितनी बार आता है? नो, इट इज ग्रेफाइट विच इज मोर स्टेबल। कैसे मालूम चला? दोनों को बंद कर दिया गया है ना, अब एक्सपेरिमेंट के लिए तो बंद करना ही पड़ता है, कौन डायमंड जलाता है? ओके, तो इसमें जो डेल्टा आर एच आया है ना, वो आया -393.5 किलो जूल पर मोल, और इसका डेल्टा आर एच नॉट -395.4 किलो जूल पर मोल। किसमें ज्यादा एनर्जी ले लीजिए? डायमंड में, है ना? ग्रेफाइट इज मोर रिएक्टिव, मगर स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा पड़ रही है? थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब ये नहीं कि कोरोजन रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस, ई नॉट ज्यादा डायमंड है ना? बट कभी तुम ग्रेफाइट से डायमंड बनाओगे तो क्या होगा, एनर्जी, इससे तो क्लियर हो गया ना कि डायमंड में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, मतलब डायमंड ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी की बात करें हम लोग, तो कार्बन ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन कार्बन डायमंड। मतलब जब भी तुम ग्रेफाइट से डायमंड बनाओगे तो एनर्जी क्या होगा, डायमंड ज्यादा अनस्टेबल है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब डायमंड से ग्रेफाइट बनाओगे तो एनर्जी रिलीज होगी, तो जब ग्रेफाइट मोर स्टेबल है तो लोग डायमंड क्यों खरीदते हैं? डायमंड खरीद के लाओ, आते आते ग्रेफाइट में चेंज हो जाए तो क्या करोगे? क्यों नहीं चेंज हो जाता है? जब ग्रेफाइट मोर स्टेबल है तो डायमंड से ग्रेफाइट बन जाएगा, डायमंड खरीद के लाओगे घर पे ग्रेफाइट बन जाएगा। वो इसलिए कि वही कंसेप्ट है कि एक तुम एक्सप्लोसिव लेकर आते हो, क्रैकर्स लेके आते हो दीपावली के समय, वो जैसे ही लिया तुम्हारे हाथ में एक्सप्लोड हो जाता है, क्या तुमने लिया और एक्सप्लोड हो गया?
नहीं, एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, एक बैरियर भी तो है, क्रैकर्स को भी थोड़ा इग्नाइट कर तो तब होता है अपने आप, है ना? तो डायमंड के लिए भी उसको, क्रैकर्स को इग्नाइट करने के लिए ठीक है, तुम थोड़ा टेम्परेचर कर दिया 100 डिग्री तो बर्न हो गया तुम्हारा, सब एक्सप्लोड कर गया, फिर एनर्जी दे दिया, उसके बाद तुम्हें नहीं देना है, बस इनिशिएट करना है। तो उसी तरह जब ग्रेफाइट से डायमंड बनाओगे या डायमंड से ग्रेफाइट बनेगा तो टेम्परेचर 2000 डिग्री चाहिए, तब डायमंड से ग्रेफाइट बनेगा और एनर्जी रिलीज हो जाएगा। हाँ, क्लियर हुआ ना? तो यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर है, तो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए 2000 डिग्री है, 2000 दे दो, सारे डायमंड ग्रेफाइट में चेंज हो जाएगा, डायमंड बचेगा ही नहीं अर्थ में। हाँ, टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि किस टेम्परेचर पे ऐसा होगा, तो वो टेम्परेचर हाई है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आईटी का, ठीक है? विच वन इज मोर स्टेबल, ये अच्छे से याद कर लेना, ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। ओके, तो अब क्वेश्चन दिया हुआ कि ग्रेफाइट और डायमंड, इसको बंद करोगे किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी? डायमंड ज्यादा अनस्टेबल है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज किया। थर्ड, टेम्परेचर, तो डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट डेल्टा एच आता है। वो कैसे होता है? डेल्टा एच एट टेम्परेचर T2 will be equal to delta H at temperature T1 plus delta Cp into T2 minus T1, Kirchhoff's equation। क्या है? Kirchhoff's equation था ना? इक्वेशन, ओके। उसके बाद वो एक पेज थोड़ा फालतू दिया हुआ, इसे छोड़ सकते हो, क्या गिवन है। अब लिखते हैं हम लोग डेल्टा आर एच, तो नेक्स्ट पेज पे है ना। ये हो गया जैसे x किलो जूल पर मोल का कितना हो गया, और डेल्टा एच हो गया x किलो जूल। बस यही डिफरेंस है, डेल्टा आर एच में तो 1 मोल का कितना होगा, राइट? अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन, ये सब देखेंगे हम, है ना। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को ऐसे लिखा डेल्टा एफ एच नो, ये क्या है? चेंज इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, 1 मोल सब्सटेंस फॉर्म हुआ फ्रॉम इट्स constituent element present in their reference state। Change in standard enthalpy, जो 1 mole of substance is formed from its constituent element present in the reference state। ये definition learn। तो इंथैल्पी में चेंज क्या होगा? फॉर्मेशन का मतलब क्या है? तुम्हें फॉर्म करना है, फॉर्म करना है किससे? फ्रॉम एलिमेंट्स इन इट्स रेफरेंस स्टेट। रेफरेंस स्टेट क्या होता है? मतलब अभी हम लोग का जो नॉर्मल टेम्परेचर ले लोगे तो 25 डिग्री है, प्रेशर 1 बार, तो 1 बार प्रेशर एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कौन किस स्टेट में है? जैसे तुम्हें हाइड्रोजन लेना है तो हाइड्रोजन H2 गैस होगा, तो रेफरेंस स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज H2 गैस। रेफरेंस स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज O2 गैस। रेफरेंस स्टेट ऑफ ब्रोमीन इज Br2 लिक्विड। रेफरेंस स्टेट ऑफ I2 इज I2 सॉलिड। ये हो गया रेफरेंस स्टेट। रेफरेंस स्टेट क्या हो गया? मोस्ट स्टेबल स्टेट,
एट एनी स्पेसिफाइड टेम्परेचर, है ना, ये पहले भी शायद लिखवाया था, जनरली 25 डिग्री लेते हैं, है ना, एंड 1 बार प्रोसेस एंड 1 बार प्रेशर, इसको बोलेंगे रेफरेंस स्टेट, मतलब रूम टेम्परेचर कौन किस स्टेट में। जैसे सपोज इफ यू वांट टू राइट CaCO3 सॉलिड, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन करने से पिक्चर वो XP का पेन है, अरे नहीं मैम, ओके CaCO3 सॉलिड इज देयर, तो तुम्हें कैल्शियम लेना होगा, कैल्शियम किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट। दूसरा क्या लोगे, कार्बन, कार्बन का जब दो स्टेट आ गया, ग्रेफाइट और डायमंड, तो जो मोर स्टेबल स्टेट वो लोगे, तो मोर स्टेबल स्टेट क्या है, ग्रेफाइट ना, सॉलिड होता है S लिखा, और ग्रेफाइट प्लस एक ही मोल CaCO3 बनाना है तुम्हें, ऑक्सीजन लोगे किस फॉर्म में होता है, O2 गैस, तो वो ऑक्सीजन 3 एटम चाहिए, तो 3/2 O2, तो ये जो रिएक्शन हो गया डेल्टा RH0, नाउ इट रिप्रेजेंट्स डेल्टा FH0 enthalpy of formation, delta F for formation of CaCO3 solid. अब CaCO3 solid ये क्वेश्चन आते ही रहता है, पूछता है कि क्या ये रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये डेल्टा RH0 मतलब ये इंथैल्पी, नॉट मतलब स्टैंडर्ड change in enthalpy of reaction is not equal to enthalpy of formation of H0 what CaCO3, ये रिएक्शन है, कोई ना कोई है, डेल्टा RH उसका आएगा, है ना, but it does not represent what enthalpy of formation। जैसे enthalpy of formation of तुम्हें C6 बेंजीन चाहिए, तो बेंजीन लिक्विड स्टेट में होता है, तो तुम्हें 6 मोल कार्बन लेना होगा और 6 मोल हाइड्रोजन लेना होगा, तो कार्बन किस स्टेट में होता है, ग्रेफाइट, और हाइड्रोजन किस स्टेट में होता है, H2, तो 3H2 गैस ले लोगे तो हो जाएगा। तो ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो भी है, नाउ इट रिप्रेजेंट्स इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, F फॉर फॉर्मेशन ऑफ C6H6 लिक्विड। तो CO गैस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे होगा, तुम्हें C सॉलिड ग्रेफाइट ले लो और हाफ O2 गैस ले लो, तो ये डेल्टा RH0 रिप्रेजेंट्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO गैस ऐसा। अब वो पूछता है कि CO2 गैस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो वही C ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिव्स आउट CO2 गैस, ये रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस। H2 gas plus Br2 gas gives out 2HBr, but ये जो रिएक्शन है ना, it does not represent enthalpy of formation of HBr। क्यों ऐसा, क्यों नहीं रिप्रेजेंट करता, हाँ बताओ, हाफ H2 प्लस हाफ Br2
हाँ शुभम करेक्ट है, Br लिक्विड बनना चाहिए, ब्रोमीन इज कंसिडर टू बी लिक्विड, तो रेफरेंस स्टेट में होना चाहिए, रेफरेंस स्टेट पे नहीं है, Br गैस लिया, यही है ना। और ऊपर से ये क्या हो गया 2HBr लिया गया, HBr तो गैस ही होता है, तो Br2 जब गैस लोगे तो रेफरेंस तो हो ही नहीं सकता, जैसे कि H2 gas plus Br2 liquid gives out 2HBr। ये भी जो रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ 2 मोल्स आर फॉर्म। तुम्हें 1 मोल लेना है, 1 मोल लोगे तो क्या होगा, हाफ H2 गैस प्लस हाफ Br2 लिक्विड, तो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr गैस। ओके नाउ एक पॉइंट आ गया फॉर एलिमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये बहुत पूछता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन स्टैंडर्ड स्टेट इज 0, सबका स्टैंडर्ड स्टेट 0 होगा, कौन सा है, H2 गैस, F2 गैस, O2 गैस, O3 गैस का नहीं, O2 गैस का होगा, है ना, Br2 लिक्विड, I2 सॉलिड, P4 S8, सोडियम वगैरह तो सॉलिड ही होते हैं, सोडियम एल्यूमिनियम, ऐसा होगा ना, तब P इसमें भी तो लिखना है P4, और इसको बाद में करते हैं, सोडियम एल्यूमिनियम जिंक सॉलिड एल्यूमिनियम सॉलिड, तो तुम्हें सबका स्टेट मालूम होना चाहिए, इसका 0 लोगे। हाँ एलोट्रॉप में क्या होगा, मोस्ट स्टेबल फॉर्म को लोगे, मोस्ट स्टेबल फॉर्म, तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा हो गया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H0 कार्बन में ग्रेफाइट, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, Br2 लिक्विड तो IIT में 2 बार पूछा हुआ है, ये किसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा, Br2 लिक्विड के, Br2 गैस के, Br2 सॉलिड, Br2 लिक्विड, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव। फाइल क्या लिखा, आर यू रिसीविंग माय मैसेज, एज पर पास्ट मिनट आई कैन नॉट गेट इट टू इट। हाँ साहिल, तुमने पहले कहा लिखा है, ग्रेफाइट विल टेक सम टाइम, नहीं उससे पहले मैसेज नहीं आया तुम्हारा, ओके। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ग्रेफाइट का 0 होगा, और किसका होगा, सल्फर में तुम्हें याद रखना पड़ेगा, कार्बन में ग्रेफाइट हो गया, सल्फर रोम्बिक फॉर्म वाले का 0 लोगे, एकदम अच्छे से याद कर लेना, कार्बन में ग्रेफाइट का, सल्फर में रोम्बिक सल्फर का 0 होगा। फॉस्फोरस के किस फॉर्म का लेंगे हम लोग, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरस व्हाइट को लोगे, जबकि अनस्टेबल है फिर भी इसको 0 लेते हैं, लेस स्टेबल, ये एक्सेप्शन हो गया है ना, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 क्यों लिया, बट इजीली रिप्रोड्यूसेबल, इसको आराम से बना पा रहे हैं, इसलिए इसको एक्सेप्शनली मान लिया गया। तो किसका 0 नहीं होगा, ग्रेफाइट का 0 है तो डायमंड का 0 नहीं हुआ, रोम्बिक का 0 तो मोनोक्लिनिक का नहीं होगा, फॉस्फोरस में ब्लैक का 0 नहीं होगा, जबकि ब्लैक फॉस्फोरस सबसे ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, बट वो तो हम लोग बनाते हैं व्हाइट और रेड से भी ज्यादा, बट व्हाइट को मानेंगे 0 हम लोग, इसको नहीं मानेंगे। O2 गैस को 0 माना तो O3 का नहीं आएगा 0, क्लियर, ओके।